गर्भवती सौतेली बेटी 7वें भाग में अपर्णा के प्राण लेने आया बाघ से बचाने के लिए नंदिनी सोचती है। ऐसे में बाघ को लेकर गांव के बाहर एक कुएं के पास लेकर आती है नंदिनी। उसमें बाघ का प्रतिबिंब दिखाकर उसको डराकर वहां से भगा देती है। नंदिनी अपने आप को शेर से किस तरह बचा रही है उसको देखने के लिए कार में अपर्णा, सुदर्शन और गीता आ पहुँचते हैं। कार में अपर्णा को देखकर बाघ उसके पीछे ही भागता है। उसके बाद की कहानी जानने के लिए अभी गर्भवती सौतेली बेटी 8वें भाग में देखेंगे। इस तरह गांव के बाहर से चलती जा रही नंदिनी को एकाएक दर्द शुरू होता है। उन दर्दों को ना संभाल पाते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये क्या, अचानक से ये दर्द शुरू हो गए? डॉक्टर तो और समय दिया था ना। भगवान, क्यों ऐसी परीक्षा ले रहे हो? कहते हुए नंदिनी दुखी हो रही थी। कार को बहुत ही तीव्र गति से सुदर्शन चला रहा था और बहुत ही जोर से गुर्रा रहा था और वैसे ही भाग रहा था। कार में बैठी गीता पेड़ के नीचे नंदिनी को देख लेती है। कार रोकिए, वहाँ नंदिनी दीदी दुखी हो रही है। शायद दर्द शुरू हो गए तो इसीलिए नंदिनी दीदी बैठी है। कहाँ पे? कहते हुए सुदर्शन देखता है। ये एक पेड़ के नीचे बैठी नंदिनी को देखता है। दर्द से तड़प रही नंदिनी को अपर्णा भी देखती है, मगर पीछे से जोर से गुर्राते हुए बाघ की चीखें उनको सुनाई दे रही थी। सुदर्शन कार को नंदिनी की ओर घुमा रहा था। पीछे बाघ मारने के लिए आ रहा था, उसके पास क्यों लेके जा रहे हो? आप लोगों को अक्ल है क्या? उसके पास क्यों लेके जा रहे हो? उन बातों को सुनकर गीता को गुस्सा आता है। अक्ल है इसीलिए नंदिनी को बचाने के लिए जा रहे हैं। वो बाघ आके हम लोगों को मार डालेगा गीता, इसीलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। तुम्हें बचाने के लिए नंदिनी अपने प्राण के भी परवाह नहीं की। ऐसे में वो दर्द से वहाँ तड़प रही है, तुम ऐसे हालत में उसको छोड़ के जाने के लिए सोच रही हो? गीता बात ही कर रही थी। सुदर्शन कार को नंदिनी की ओर बढ़ा रहा था। यहाँ बाघ कार के आगे थोड़ी दूर ठहर कर देख रहा था। वह देखकर सुदर्शन घबरा के एकदम से ब्रेक मारता है। इससे कार अचानक से रुक जाती है। आगे ठहरे हुए बाघ को देखकर तीनों बहुत ही डर जाते हैं। बाघ धीरे से कार की ओर बढ़ रहा था। सुदर्शन कार को स्टार्ट करने में लगा था। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अपर्णा गुस्से से सुदर्शन और गीता को चिल्ला रही थी। कमीने, क्या हुआ? कार को स्टार्ट करो। वह बाघ हमारे पास पहुंचने तक अगर कार को तुम स्टार्ट नहीं करोगे ना तो तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में जाएंगे। What? एक सिनेमा डायरेक्टर को इस तरह से चिल्लाओगे? अगर मैं ठान लूंगा तो आपके बेटी को कोई मौका नहीं मिलेगा। झाड़ू की गाड़ी की तरह दिख रहे हो तुम। डायरेक्टर हो, कार भी स्टार्ट नहीं करने आ रहा है। तू फिल्म डायरेक्ट करेगा? सूरत अपने आईना में देखा है क्या? इस तरह से कहते हुए अपर्णा उसके सिर पे ठोले देते हुए चिल्ला रही थी। गीता, अपने माँ से कहो कि इस तरह से ना मारे। मैं तुम्हें हीरोइन नहीं बनाऊंगा। तुम जाकर उस बाघ से कहो कि तुम एक फिल्म डायरेक्टर हो, देखेंगे कि वो छोड़ देगा तुम्हें। बाघ कार के पास आ रहा था। वहाँ पेड़ के नीचे नंदिनी दर्द से तड़प रही थी। सुदर्शन की कार एकदम से स्टार्ट हो जाती है। उससे तीनों एक साथ अपनी सांस लेते हैं। उसके बाद कुछ भी सोचे बिना वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पेड़ के नीचे नंदिनी दर्द से वैसे ही तड़प रही थी। वह देखकर बाघ नंदिनी के पास पहुँचता है। दर्द से तड़प रही नंदिनी को देखता है। हे दुर्गा माँ, कहते हैं कि बाघ तुम्हारा वाहन है, तुम्हारे कहने पर कोई भी सुन लेता है। दर्द से तड़प रही मुझे अपना आहार ना बनाने के लिए कहिए माँ। वैसे ही मुझे इस दर्द से और यहाँ से बचा लीजिए माँ। इस तरह से विनती करते हुए रो रही थी। तभी वहाँ पेड़ के पास एक रोशनी दिखती है। बेटी नंदिनी, जैसे तुम माँ कहकर मुझे बुलाया, तभी तुम्हें यहाँ कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। बाघ भी तुम्हारे पास डराने के लिए नहीं आ रहा है, तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। कहते हुए वह रोशनी गायब हो जाती है। उसके बाद उस गायब रोशनी को देख नंदिनी आश्चर्य हो जाती है। बाघ चलता हुआ नंदिनी के पास पहुंचता है। प्यार से नंदिनी के पास सहलाता है बाघ।
धीरे से नंदिनी उस बाघ को पकड़कर ऊपर उड़ती है। बहुत ही मुश्किल से बाघ पर बैठती है। बाघ वाहन से चलता हुआ जाता है। नंदिनी दर्द से तड़प रही थी। कार को सुदर्शन बहुत ही तीव्र गति से चला रहा था। यही अच्छा मौका सोचकर दोनों को वहां से लेके जाने के लिए सोचता है। मौका देखकर फोन रिंग हुए बिना ही फोन को कान के पास लगाता है। हेलो सर, कहिए, अच्छे है क्या? उसकी बातें सुनकर माँ बेटी दोनों सुदर्शन की ओर देखते हैं। सुदर्शन कार चलाते हुए फोन में बात कर रहा था। क्या कह रहे हैं सर? अभी का अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं उनको पूछकर बताऊंगा। वो लोग भी तैयार रहना है ना? कहते हुए फोन बाजू रखकर माँ बेटी से कहता है सुदर्शन। हीरो मुरारी सिनेमा की कहानी सुनने के लिए तैयार है। हीरोइन को एक बार देखने के लिए वो आने के लिए कह रहे हैं। अभी मैं क्या बताऊं आंटी, क्या कहूं गीता? अगर तुम उनको पसंद आए तो हीरोइन की तरह ले लेंगे। 5 लाख एडवांस भी दे देंगे। माँ बेटी दोनों हीरो मुरारी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। उतना ही नहीं, अपर्णा को 5 लाख की बात सुनकर कान में अमृत की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि वो उन पैसों में नहा रही है। उसके विचारों को पहचान लेता है सुदर्शन। ये काफी है मुझे। इन लोगों को सहलाकर इनको यहाँ से बेच दूंगा। ऐसे मन में सोचकर ऊपर सुदर्शन इस तरह से कहता है। कुछ तो कहिए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुदर्शन की बात सुनते ही माँ बेटी दोनों विचारों से बाहर आते हैं। दोनों शर्माते हुए सुदर्शन की ओर देखते हैं। उनके शर्माते हुए चेहरों को देखकर सुदर्शन घबराता है। दोनों कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे, फिर भी सुदर्शन फोन रखकर वहां से कार को हाईवे की ओर चलाता है। इतनी जल्दी मेरा काम होगा ये मैं सोचा ही नहीं था। कुछ भी हो, गीता को कुछ ज्यादा ही पैसों में बेच दूंगा। हाँ, और बाद में बचेगी ये अपर्णा आंटी। ये भी कुछ ना कुछ काम के लिए आ जाएगी, तो किसी ना किसी कोने में डाल सकते हैं। अगर ये कुछ भी कहेगी या चिल्लाएगी तो लगाकर इसका मुंह बंद कर सकते हैं। सोचते हुए सुदर्शन कार को आगे ले जा रहा था। दूसरी ओर दर्द से तड़प रही नंदिनी को अपने पीठ पर बिठाकर बाघ हॉस्पिटल को लेके जाता है। वहाँ सिस्टर और डॉक्टर दोनों उसको देखकर डर जाते हैं। आप दोनों डरने की जरूरी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पहले आप दोनों मेरे बच्ची को बचा लीजिए। दर्द से तड़प रही है। मेरे बच्ची को बचा लीजिए। कहते हुए बाघ डॉक्टर से विनती करता है। डॉक्टर और सिस्टर दोनों दर्द से तड़प रहे नंदिनी को लेकर अंदर जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के आगे रेड लाइट सुलगता है। बाघ उधर ही ठहरता है। अंजया का काम खत्म हो गया था, तो इसलिए वापस ले गए सभी साड़ियाँ बिक गई थी, तो वापस घर आता है। सभी साड़ियाँ बिक गए। आए हुए पैसों में 5,000 निकालकर बाजू रखना है। अपर्णा तो नंदिनी को पैसे देने वाली नहीं है। कल के दिन पैसों की जरूरत है, तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? इसीलिए ये 5,000 मैं छुपा के रखूंगा। सोचते हुए अंजया खुशी से घर जाता है। बेचारा उसको नहीं पता था कि अपनी दूसरी बीवी अपर्णा स्वार्थ से सोचकर अपनी गर्भवती सौतेली बेटी को मारने के लिए सोचकर उस प्रयत्न में उसका परिवार छिन्न भिन्न होना, इसमें कोई किसी का ना होकर, कौन कहाँ पे है इसकी जानकारी ना होकर, ऐसी हालात में उसका परिवार है, ये अंजया को नहीं पता था। अगर बाद में भी पता चलेगा तो अंजया इस पे क्या करेगा? ऐसे में सुदर्शन कार को एक घर के आगे रोकता है। अपर्णा, गीता और सुदर्शन तीनों कार से उतरते हैं। तीनों चलते हुए उस घर में पहुंचते हैं। अपर्णा और गीता ध्यान से उस घर को देखते हैं। वह घर बहुत ही बड़ा था, राजभवन जैसा दिख रहा था। ऊपर से घर में बहुत ही ठंडी थी। सुदर्शन, ये घर किसका है? कहना भूल गया। आंटी, गीता, ये घर मेरा ही है। आगे से हमारा है। हम तीनों साथ में ही रहने वाले हैं। आप दोनों स्नान करके आइए। आपके कपड़े उस कमरे में हैं। जाइए। तब तक मैं आप लोगों के लिए कॉफी लाऊंगा। ऐसे कहते हुए सुदर्शन वहाँ से रसोई में पहुँचता है। अपर्णा और गीता दोनों भी सुदर्शन के दिखाए हुए कमरे में पहुँचते हैं। उस कमरे में मेकअप का सामग्री रहता है। लड़कियों के कपड़े, साड़ियाँ, ड्रेसेस के साथ बहुत तरह की चप्पल भी थे। गीता, कल के दिन तुम भी बड़ी हीरोइन बनने के बाद हमारे लिए ऐसा ही घर खरीदना। रसोई में पहुंचा सुदर्शन स्टोव के ऊपर दूध रखता है। वो उबल रहा था।
उबला हुआ दूध ग्लास में डालता है सुदर्शन। तभी उस दूध में नींद की गोलियां डालता है सुदर्शन। दूसरी ओर अंजया अपने घर पहुंचता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में नंदिनी दर्द से तड़प रही थी। बाघ बाहर घबराते हुए वहीं ठहरा था। इस नशीली दूध को पी लीजिए, उसके बाद आपकी जिंदगियां किस तरह से बदल जाएंगी देखो। सोचते हुए सुदर्शन उस दूध को लेकर हॉल में पहुंचता है, मेज पे रखता है। संयुक्त परिवार अब बिखर गया है। इसके बाद की कहानी जानने के लिए गर्भवती सौतेली बेटी 9वें भाग में देखेंगे।